नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के रिगार्डिंग और जानेंगे कि ये गोल्ड और सिल्वर के भाव और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हम इसमें कूल डाउन आते हुए देखेंगे। अगर ये वीडियो और मेरे तर्क और सुझाव आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जानने की कोशिश करते हैं कि सच में गोल्ड और ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर आने वाले टाइम पे हमें नीचे देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि गोल्ड में जो तेज़ी आई है उसकी वजह क्या रही है। पहली वजह तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्लो इकोनॉमी। ये पिछले 2-3 सालों से जो हम एक स्लो इकोनॉमी देख रहे हैं, पिछले 2 सालों से, इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह है रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर, जो लगातार 13 महीनों से चलता चला आ रहा है। तो इस स्लो इकोनॉमी की वजह से जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है वो कम हो जाता है और वो रिस्क सेक्टर को छोड़कर एक सेफ सेक्टर साइड पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करता है। जैसा कि हम FIIs की सेल और DII की इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। वो 5-6 दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन सडनली सेल आउट आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं डर है जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध बना हुआ है। कुछ बड़ी स्टेटमेंट आ जाती हैं, कुछ बड़ी फियर्स फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर डर जाते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा वजह। और तीसरा जो अभी हम रिसेंटली सुनने को मिल रहा है कि जो बैंक क्राइसिस हैं इस समय बहुत ज़्यादा पीक पर हैं और लोगों में एक अलग ही डर का माहौल बना है कि उनका डिपॉजिट जो है उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ का डर भी बाज़ार में बना हुआ है। ऐसे में भी इन्वेस्टर सेफ करेंसी की तरफ चला जाता है, जिसको गोल्ड एंड सिल्वर कहते हैं, और एक पंप हमें गोल्ड में और या सिल्वर में आते हुए दिखाई देता है। अभी जैसा कि अभी आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का फेलियर, कहीं ना कहीं इनके पीछे कई बड़ी वजह ये रही है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक अपने डिपॉजिटर का पैसा देने में सक्षम नहीं थे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जब डिपॉजिटर अपना पैसा बड़ी मात्रा में निकालने लग जाते हैं और इस स्थिति में बैंक अपनी पेमेंट नहीं दे पाता, क्योंकि बैंकों का कुछ पैसा वो भी इन्वेस्ट करते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद उनको वो पैसा मिलता है, या फिर उन्होंने जिस शेयर या कंपनी में पैसा लगाया होता है उस समय वो शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं और सडन डिपॉजिटर अपना पैसा लेने चला आता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है और वो पे नहीं कर पाते हैं और इमरजेंसी में अपना कुछ बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ फंड बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी डिपॉजिटर का पैसा दे पाएँ और अपनी गुडविल बचा पाएँ। अनफॉर्चुनेटली सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी यही होता है, लेकिन वो अपने बॉन्ड्स को बेचने जाता है बाज़ार में, बट उसको जो रीसेल वैल्यू मिलती है उस पर भी उसको 1.8 बिलियन का लॉस हो जाता है और उसको पे आउट करने के बाद ये चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में आ जाती हैं, तो जिससे और डिपॉजिटर अपना पैसा निकालने चले जाते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि स्लो इकोनॉमी की वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स हो गए या स्टार्टअप हो गया, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही थी, तो उनको समय समय में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और अब जिस हिसाब से बैंक अपना बॉन्ड दे के पेमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डर होता है कि बैंक पे पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, तो इससे इन्वेस्टर अपना पैसा ज़्यादा मात्रा में निकालने की कोशिश करता है और उस स्थिति में बैंक अगर पे नहीं कर पाता है तो बैंक फेल हो जाता है, जैसा कि हमने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में देखा। तो आगे भी इस तरह के बैंक फेल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो डिपॉजिटर या इन्वेस्टर्स के पैसे जो बैंकों के पास होते हैं वो डर जाते हैं और इस माहौल का वो यही चाहते हैं कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बैंकों से निकाल पाएँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैंक अपने एक लिमिटेड अमाउंट का इंश्योर कराते हैं जो कि डिपॉजिटर को वापस मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में 5 लाख रुपए है और US में $2.5 लाख, तो उतना ही पैसा मिलेगा चाहे आप इसके ऊपर जितना भी जमा कराएं। तो कोलैप्स होने की स्थिति में आपको ये अमाउंट वापस मिलती है। तो डिपॉजिटर तो डर ही जाता है, इसीलिए वो पैसा निकालना शुरू कर देता है और इस माहौल का ही डर बना हुआ है बहुत ज़्यादा US में, जिसको संभालने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ USA ने काफ़ी चीज़ों को कूल डाउन करने के लिए $2 ट्रिलियन की प्रिंटेड करने के लिए अनुमति दे दी, कैश फ्लो को ईज़ करने के लिए। और यहाँ तक कि जो उनके बॉन्ड्स करेंट इशू पे चल रहे हैं उस पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की बात की वो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करके देने की बात कह दी गई है। और दूसरा
सबसे बड़ा इशू ये है कि क्रेडिट स्विस, अगर आपने ये सुना हो ना, तो इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है क्रेडिट स्विस। ये बता दें, ये यूएस का बैंक नहीं है, ये यूरोपियन बैंक है और ये स्विट्ज़रलैंड में बैंक है जो कि स्विट्ज़रलैंड के अधीन है। और क्रेडिट स्विस जो बैंक है वो स्विट्ज़रलैंड का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है और इसमें कहीं ना कहीं इसको फेल होने की बात कही गई है, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो नाम है जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था 2008 में कि लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स हो जाएगा, वो हैं रॉबर्ट कियोसाकी। यस, ये वही हैं जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड लिखी है तो जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का बहुत बारीकी से नॉलेज रखते हैं। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले टाइम पे क्रेडिट स्विस जो बैंक है वो कोलैप्स या फेल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि आगे बहुत बड़े क्राइसिस बैंकों में होने वाले हैं और इसको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, चीज़ों को संभालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं डिपॉजिटर और इन्वेस्टर को ट्रस्ट होना चाहिए कि बैंक सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्रेडिट स्विस का ये टेंशन लोगों और वर्ल्ड वाइड बन गया है, इसीलिए इसमें नेशनल बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड यूबीएस, आपने सुना होगा यूबीएस, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, लेट मी क्लियर, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ये भी ये यूरोपियन बैंक है और ये द टॉप बैंक, द बिगेस्ट बैंक में, ये टॉप बैंक की छोड़िए, द बिगेस्ट बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड है, टॉप नंबर 1 का बैंक है एंड देन सेकंड नंबर पे जो आता है वो क्रेडिट स्विस है। तो कहीं ना कहीं जो यूबीएस है वो ये कहता है कि हम क्रेडिट स्विस को टेक ओवर कर लेंगे और इसके बदले में $1 बिलियन ऑफ़र करेंगे। अब कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर जो नेशनल बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड है वो ये डील कहीं ना कहीं होती है, बट यहाँ पे जो है $3 बिलियन का एक डील होता है, $3 बिलियन का एक डील होता है जहाँ पे हर 22.48 क्रेडिट स्विस के शेयर में से एक शेयर जो होगा वो यूबीएस का होगा, यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड का होगा और उसके एवज में नेशनल बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड ये अनाउंस करता है कि वो $100 बिलियन तक की मदद इन दोनों बैंकों को करेगा और आगे इस कंडीशन को सुधारने की कोशिश करेगा। अगर ये ऐसा होता है तो आगे कहीं ना कहीं बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं बैंकों में और चीज़ों को वापस से हम कूल डाउन और सेटल आउट होते हुए देख सकते हैं और बैंकों का क्राइसिस है आगे आने वाले टाइम पे सॉल्व होता हुआ दिख सकता है। तो फिर भी एक डर है इन्वेस्टर के मन में, वो तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन हाँ समय के साथ साथ इनमें हम कूल डाउन आते हुए देखेंगे, इनको सॉल्व होते हुए देखेंगे। तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इन्वेस्टर्स या डिपॉजिटर को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वापस से रिकवर करते हैं और ये करेंगे जैसा कि वहाँ की गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों का कहना है। अब 2008 में जो कोलैप्स हुए थे उसके रिगार्डिंग गोल्ड और सिल्वर में जो मूवमेंट्स थी वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 15 सितंबर 2008 में लेहमन ब्रदर्स ने ये अनाउंस किया था कि वो डिपॉजिटर का पेमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके द्वारा दिए गए लोन्स की रिकवरी नहीं हो पाई है और वो इस समय मतलब स्थिति में नहीं थे कि वो उनका पे कर पाएँ, तो वो फेल हो जाते हैं। और उस स्थिति में गोल्ड क्या होता है कि एक सडन रन लेता है, उस समय शायद $740 के आसपास गोल्ड आ रहा होता है और इसके फेल होने के एक हफ्ते बाद ही वाशिंगटन डीसी का भी एक बैंक फेल हो जाता है जो कि मेरे ख्याल से एक टॉप बैंक ऑफ यूएसए हुआ करता था उस समय और उस वक्त बाज़ार एक अच्छा रन लेता है, $740 से गोल्ड उठकर चला जाता है 960 $50-60 के आसपास और फिर इसमें एक कूल डाउन आता है जब बैंकों के क्राइसिस को सॉल्व किया जाता है यूएस की तरफ से। हालांकि और कूल डाउन जो होता है वो 300 अराउंड डॉलर का होता है, मार्केट वापस से रीबैक करता है और $630 $650 के आसपास आ जाता है। तो कुछ इसी तरह का माहौल यहाँ पे भी बनने की आशंका है क्योंकि बैंकों का क्राइसिस अगर सॉल्व होता है तो ये जो सडन तेज़ी आई है वापस से कूल डाउन हो सकती है क्योंकि इसके पीछे
जो वजह है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश रिजर्व बैंक लगातार कर रहा है। नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे के सारे इनके पीछे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गोल्ड और सिल्वर में जो तेज़ी है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए है। तो इससे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे गोल्ड में वापस से कूल डाउन दिखेगा। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा वेट करें। कमिंग सेशन में वापस से हम गोल्ड को 55,000 और 54,000 के रेशो पे भी देखेंगे। हो सकता है अगर आगे ज़्यादा कूल डाउन हुआ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, तो इन रेटों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और 55 से 56,000 का वेट करना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है, अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको जैसे किसी तरह का भाव लेना या देना है तो वो अपने हिसाब से रेट को लेते देते रहें, उनके पीछे ना होल्ड करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से वो रुक सकते हैं और नीचे में बाज़ार को वापस से इन्वेस्ट करने के लिए 55,000 और 54,000 के लेवल का वेट कर सकते हैं। इससे भी नीचे आने की संभावना होगी तो हम आगे एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। सिल्वर भी हो सकता है पलट के हमें 60 से 62,000 देखने को मिले, वहाँ पे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। और आगे इन लेवलों पे इन्वेस्टमेंट मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है। कमिंग सेशन में वापस से गोल्ड एंड सिल्वर में नरमी और कूल डाउन आते हुए हम देखेंगे। ये सब सॉल्व होता हुआ है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और शॉर्ट टर्म क्राइसिस में पैनिक जोन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वेट करें एंड वॉच करें। सिचुएशन कंट्रोल होते ही बाज़ार में हम वापस से नरमी देखेंगे। टिल मार्च एंड या फिर अप्रैल एंड तक गोल्ड और सिल्वर को वापस 55 से 60,000 की रेंज में सिल्वर को देखेंगे। तो इन्वेस्टर्स का मेरा बस यही कहना है कि इन लेवलों का वेट करें। टेक्निकल टर्म से भी इसी लेवल्स की बात कही जा रही है और इन्हीं लेवलों पे बाज़ार को वापस से देखा जा सकता है। तो ये तो हुआ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इन्वेस्टमेंट, जो कि अगले 1 से 1.5 महीने में हमें कूल डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह भी हैं, जैसे फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना, क्योंकि अगर नोट प्रिंट होते हैं तो इन्फ्लेशन का पैदा होना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ईज़िली पीपल्स या इन्वेस्टर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आ जाता है और वो डिमांड जनरेट कर देते हैं बाज़ार में और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं जगह बनाना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति में भी फेड को रेट ऑफ इंटरेस्ट और हॉकिस वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने पड़ते हैं। डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे उनको काम करना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्सेशन पे हो सकता है कि बढ़ोतरी करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलाना पड़े, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़े, बहुत सारी चीज़ों को उनको करना पड़ेगा और आगे इसको फिर से कंट्रोल करना पड़ेगा। इस वजह से ये भी हो सकता है कि जो कमिंग सेशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है 22 मार्च ऑफ 2023 को, हो सकता है इसमें जो बढ़ोतरी है वो 0.25% की तो होगी ही होगी। अगर इस तरह की प्रिंटेड होता है तो हो सकता है कि फेड इसको 0.5% से भी बढ़ा दे और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इसको 0.25% के हिसाब से एक क्वार्टर और आगे एक्सीड कर दे और 2024 में बढ़ाने को स्टॉप करें। बट बैंकिंग क्राइसिस के पीछे कुछ एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि फेड जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टॉप कर सकता है बढ़ाना, बट मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, क्योंकि ये लाजमी सी बात है 0.25% फेड को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नए प्रिंट होते हैं और इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है तो फेड को ये डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पहला काम है फेडरल रिजर्व बैंक का, जिससे कि एक जो फ्लो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए और चीज़ों का जो आना जाना है एक मतलब नॉर्मल तरीके से हो सके, जहाँ पे लोगों को टेंशन जो होती है, जैसे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाइक रहेगा तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी और ग्रोथ जो सही दिशा में जाइए वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये लोग स्टॉप करेंगे। आगे आने वाले क्वार्टर में भी हम शायद 0.25% से बढ़ते हुए इसको 6% तक के आसपास देखेंगे और वहाँ से शायद स्टॉप हो। तो
एक तो ये वजह रहेगी गोल्ड और सिल्वर में नीचे आने के लिए। दूसरी वजह यह है कि बैंक क्राइसिस अगर सॉल्व हो जाते हैं तो वापस से हम गोल्ड में नरमी देखेंगे, और ये जो कि पॉसिबल लगता है। तीसरी वजह है रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध हो सकता है शांति की तरफ चला जाए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने चाइना की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव देखा था, जिसमें ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया के बीच में समझौता कराने में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब यही रोल हम शी जिनपिंग का रशिया वर्सेस यूक्रेन के बीच में देख सकते हैं, जो कि 20 से 22 तारीख के बीच में मीटिंग है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो हो सकता है इस इन्वेज़न को बड़ा विराम मिले। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन का भी इंडिया दौरा भी बाकी है, जिसमें से इंडिया भी प्रेशराइज़ कर रहा है कि इस युद्ध को शांत किया जाए, और काफ़ी कंट्री ये चाहती हैं कि ये जो युद्ध है, इन्वेज़न है, कंट्रोल किया जाए, और आने वाले टाइम पे हम इसमें नरमी और इसे बंद होता हुआ देख पाएंगे, जहाँ पे सीज़ फायर अनाउंस कर दिया जाएगा शायद रशिया की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से। तो ये तो हुआ सॉल्व होती हुई चीज़ें। दूसरा हमारा एक और सबसे बड़ा रीज़न है आईएनआर की स्ट्रॉन्ग हो सकता है आगे, आईएनआर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह रही है कि हमारा इन पीछे 2 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट है वो रुपी में ही लेन देन हुई है। रुपी की वजह से ही ज़्यादा एशिया से रिलेटेड काफ़ी कंट्रियों में रुपी का एक्सेप्टेशन हो चुका है, और रुपी की जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यूएस की ही गलती है, जैसा कि उसने रशिया को सैंक्शन करके डॉलर में लेन देन बंद करवा लिया और रुपी, टका और रूबल्स को एक तरह से बढ़ोतरी मिल गई, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एक टर्म से हमें हुआ है, और हमारी जो डिपेंडेंसी यूएसडी डॉलर पे हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, जिसकी वजह से हमारा रुपया आगे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और एक वजह और भी है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो एशिया से बढ़ते हुए अब यूरोपियन कंट्री की तरफ से भी चले गए हैं। अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन यूरोपियन कंट्री की तरफ चले जाते हैं, जिसमें से फ्रांस पहली कंट्री है जो कि ये चाहती है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन उसी कंट्री में भी लॉन्च हो, और अगर ऐसा होता है तो आगे यूरोपियन कंट्री को भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कवर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी और सिंपल वे है अमाउंट को पे करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो इंडियन करेंसी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि उस ऐसी स्थिति में हमें यूएसडी रिज़र्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सिंपली बारकोड से हो जाता है, और स्कैन करते ही हम अमाउंट को पे कर देंगे। यहाँ पे हमें कोई भी करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रुपये को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और आगे हम यूरोपियन कंट्री को भी कवर अप कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आगे आने वाले टाइम पे हम आईएनआर में भी स्ट्रॉन्गनेस देखेंगे, और जैसा कि डे बाय डे हम एक सोल्यूशन देखते चले जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखें गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी करेक्शन हमें आगे देखने मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटली तो बिल्कुल भी बाय हम रिकमेंड नहीं करते। आगे आने वाले टाइम पे टिल अप्रैल एंड तक गोल्ड और सिल्वर में अच्छा करेक्शन आएगा, जैसे कि 55,000 के आसपास गोल्ड आ जाना चाहिए और 60,000 के आसपास चांदी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।